सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। मध्य प्रदेश में नया आरक्षण सिस्टम लागू हो चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने सीधी भर्ती को लेकर आरक्षण की गाइडलाइन जारी कर दी। सभी विभाग प्रमुखों को सरकारी भर्ती में आरक्षण की इस नई गाइडलाइन के पालन का निर्देश है। नई गाइडलाइन में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का जिक्र है। वहीं ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा। ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण 8 मार्च 2019 से लागू रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण 2 जुलाई 2019 से लागू रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को सीधी भर्ती इसी आधार पर करने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश में सत्ता और बीजेपी संगठन प्रमुख दोनों दिल्ली दौरे पर हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और इस दौरान मध्य प्रदेश के 5 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर में भारतमाला परियोजना के तहत बाईपास और रिंग रोड निर्माण को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के 50 से ज्यादा शहरी क्षेत्रों से गुजरने वाले अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्गों के बाईपास के निर्माण के बारे में भी केंद्रीय मंत्री से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी से ग्वालियर चंबल क्षेत्र से गुजरने वाले 404 मीटर लंबे अटल प्रगति पथ के निर्माण को लेकर बातचीत की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा संसद के बजट सत्र में शामिल होने के साथ दिल्ली के आला नेताओं से मुलाकात करने दिल्ली में हैं। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी यानी कि कल से स्कूल फिर से खुल जाएंगे। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक सभी कक्षाएं 50% क्षमता के साथ में संचालित होंगी। मुख्यमंत्री ने स्कूल खोलने का फैसला चिकित्सा एक्सपर्ट के सलाह मशवरे से किया है। आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन मोड पर ही होंगी। परीक्षा की तैयारी पूरी है। कोरोना के हालात को ध्यान में रखते हुए इसकी तारीखें जरूर आगे पीछे हो सकती हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की पूरी तैयारी है, पर क्योंकि थोड़ा समय पढ़ाई प्रभावित हुई है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बहुत समय आगे पीछे करके हम परीक्षाएं करेंगे। ऑफलाइन परीक्षा करेंगे और परीक्षा व्यवस्थित करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार अब सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पर विकसित करने जा रही है। हाईटेक क्लासरूम के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूल तैयार किया जाएगा। इंदौर समेत प्रदेश भर में स्कूल शिक्षा विभाग सीएम राइज योजना के तहत स्कूलों के संविलियन की योजना बना रहा है। प्रदेश में इस योजना के पहले चरण में 350 स्कूलों का चयन किया गया, जिसमें इंदौर जिले के 11 स्कूल शामिल हैं। 4 ग्रामीण और 7 शहरी स्कूल हैं। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों को खत्म कर पहली से 12वीं तक की शिक्षा के लिए बड़े और आधुनिक स्कूल बनाए जाएंगे। स्कूलों में खेलकूद, लैब, संगीत, बस, प्राइवेट स्कूलों जैसी सारी फैसिलिटी होंगी। बहुत ही बढ़िया योजना है जिसमें हम कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल को डेवलप करेंगे और उन स्कूलों में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और उन स्कूलों में विशेष रूप से परिवहन सुविधा भी उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में एक तरफ स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने का निर्देश है, जबकि कॉलेज ट्यूशन फीस समेत तमाम तरह की फीस ले रहे हैं। एक ही प्रदेश में हो रहे इस भेदभाव को समानता के अधिकार के खिलाफ बताकर लॉ स्टूडेंट की तरफ से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। सुनवाई करते हुए उच्च शिक्षा विभाग और डायरेक्टर हायर एजुकेशन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने पूछा कि जब कोरोना काल में निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने का निर्देश था, तो फिर निजी कॉलेजों को ऐसे निर्देश क्यों नहीं दिए। याचिका में कहा गया कि कोरोना काल में निजी स्कूलों की तरह निजी कॉलेज भी बंद थे।
ऑनलाइन पढ़ाई ही करवाई जा रही थी, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए। लिहाजा छात्र कॉलेज की मनमानी फीस चुकाकर काफी परेशान रहे। मध्य प्रदेश सरकार अपने ही शासन के दो विभाग, एक हायर एजुकेशन विभाग और दूसरा स्कूल एजुकेशन विभाग में भेदभाव कर रही है। उसको लेके आज याचिकादारी हुई थी, तो आज माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते में जवाब पेश करने का निर्देश दिया। भोपाल के बैरसिया के बसई गांव की भारतीय गौशाला में कई गायों की मौत का सिलसिला अभी भी थमा नहीं। भाजपा नेता निर्मला देवी शांडिल्य की इस गौशाला में बने कुएं में कई गायों के शव मिले थे। इसे लेकर निर्मला पर केस दर्ज किया गया। प्रशासन ने गौशाला का संचालन अपने हाथ में लिया है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन 1 घंटे इंतजार के बाद भी वो उनसे मिल नहीं सके और गुस्साए कांग्रेसियों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय की दीवार पर अपना ज्ञापन चिपका दिया। इसमें गौशाला संचालिका पर गौ हत्या, राजद्रोह और एनएसए की कार्रवाई की मांग की गई। हम मांग करते हैं ऐसे आरोपियों को जिनको प्रशासन संरक्षण दे रहा है, उन पर मामूली धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से रासुका की कार्रवाई होना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए। जैसे पूरे प्रदेश भर में अपराधियों के मकान तोड़े गए हैं, ऐसे इन अपराधियों के भी मकान तोड़े जाएं। क्या वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसलिए प्रशासन उनको बचाने की कोशिश कर रहा है? भोपाल स्थित होमगार्ड नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन मुख्यालय में नवनिर्मित शिल्प उपवन का लोकार्पण हुआ। समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि आपदा में बिना डरे, बिना पीछे हटे अपना कर्तव्य निभाते हुए वीर जवानों के कौशल को इस शिल्प उपवन में प्रदर्शित करना सराहनीय है। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा, गर्व है कि बाढ़ के दौरान 9 जिलों के होमगार्ड जवानों ने एसडीआरएफ के सहयोग से 9,342 लोगों को 561 रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सुरक्षित निकाला। आपदा के समय होमगार्ड और सुरक्षा बल अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाने वाले देवदूत हैं। इस दौरान राज्यपाल और गृह मंत्री ने शिल्प उपवन में छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। होमगार्ड नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन मुख्यालय मध्य प्रदेश परिसर में नवनिर्मित शिल्प उपवन के लोकार्पण समारोह में उपस्थित होकर मुझे का काम बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है। हर परिस्थिति में संघर्ष, परिस्थिति जब खिलाफ हो तो मन मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, और मन जब मजबूत होता है तो परिस्थिति अवसर बन जाती है। ऐसे अवसरों को हमारा जवान तलाश है। बाढ़ राहत का हो, चाहे वो बस दुर्घटना हो, या कहीं बोरवेल में किसी की जान फंस जाए, या कोई खदान धस जाए, या कहीं किसी इंडस्ट्री प्लांट में कोई हादसा हो जाए, तो वहाँ पर हमारे होमगार्ड के जवानों की जरूरत होती है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हम लोग मिलकर काम करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष की नई शराब लाइसेंस नीति में बड़ा बदलाव किया। इसके तहत राज्य शासन प्रदेश के बड़े एयरपोर्ट और सुपरमार्केट में शराब की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस दे रही। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एयरपोर्ट पर अब शराब दुकान खोलने के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं। साथ ही सुपरमार्केट्स, बड़े शोरूम, यहां भी शराब बेची जा सकेंगी। इसके लिए लाइसेंस की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही। राज्य शासन ने आबकारी विभाग को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि इसके लिए अभी शर्तें सामने आना बाकी हैं। आबकारी नीति में प्रदेश के 4 महानगर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर चारों में एयरपोर्ट पर और सुपरमार्केट में वाइन के एक काउंटर स्वीकृत किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इनके जो डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम लोगों को पृथक से मिलेंगे, वो हम आपको सूचित कर देंगे। ग्वालियर के हजीरा की पुरानी सब्जी मंडी के स्थानांतरण का विरोध करने पहुंचे कांग्रेस नेता सुनील शर्मा समेत 50 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया। फूलबाग पर कांग्रेसियों ने धरना देकर पुतला जलाया। इस दौरान एक सब इंस्पेक्टर आग में झुलस गए और इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा। फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस नेता जमा हुए और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया। कांग्रेस नेताओं ने तय किया, शहर में आने वाले सभी बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करेंगे। इस बीच कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी आमने सामने आ गए।
कांग्रेसी पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पुलिस ने छीन लिया। इस दौरान जमकर झूमाझटकी हुई, लेकिन पुलिस को झांसा देकर कांग्रेसी पुतला जलाने में कामयाब रहे। इसमें एक एसआई झुलस गया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने एसआई के झुलसने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं एसपी ने बयान के आधार पर सख्त कार्रवाई की बात की। गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे हमारे सुनील शर्मा जी, उनको गिरफ्तार करके लिए गए और उनने एक तरफा कार्रवाई कर दी। हम उससे बातचीत तक नहीं की और अब कह रहे हैं कि नहीं, वो बहुत सब संतुष्ट हो जाएंगे। इस पूरे प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं थी और जिस खतरनाक तरीके से ये पुतला पेट्रोल डाल के जलाया गया, इससे बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। अभी दीपक के मजिस्ट्रेट द्वारा बयान लिए जा रहे हैं। बयान कंप्लीट होने के बाद इसमें हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इस तरीके की घटनाएं रोकने के लिए बहुत सख्त कदम उठाएंगे और अभी एफआईआर भी होगी और उस एफआईआर के बाद में जो है पुलिस अपना एक्शन लेगी। जिस पे ज़रूरत होगी हम लोग रासुका लगाएंगे, जिस पे ज़रूरत होगी उस पर दूसरे प्रकार की भी कार्रवाइयाँ होंगी। हम लोग बहुत सख्त कार्रवाइयाँ करेंगे। और एक बड़ी खबर दतिया से, जमीन विवाद पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष की स्थिति बनी है। महिलाओं बच्चों समेत 15 लोग जख्मी हो गए। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया है। धीरपुर थाने के बैरुका गांव की घटना है। तो दतिया से बड़ी खबर, दो पक्षों में खूनी विवाद हो गया है। धीरपुर थाना क्षेत्र के बैरुका गांव की घटना है। तो दतिया में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। धीरपुर थाना क्षेत्र के बैरुका गांव की घटना है। अरुण मिश्रा सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी अरुण, बताएं क्या हुआ है वहाँ? ये दतिया का बैरुका गांव जो थाना धीरपुरा में आता है, वहाँ सुबह जो गोबर गायों का थापा जाता है उसकी जगह को लेकर विवाद हुआ है। उस विवाद को लेकर के मामला इतना बढ़ा कि आपस में लाठी चल गई और दोनों पक्षों के लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो दतिया में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष की स्थिति बनी है। महिलाओं बच्चों समेत 15 लोग जख्मी हुए हैं। जो घायल हैं उनको अस्पताल ले जाया गया है। भोपाल में बीट क्षेत्र से संबंधित शिकायतों को अब सबसे पहले बीट अफसर यानी कि कांस्टेबल देखेंगे और अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। बीट पुलिसिंग को अहम बनाने के मकसद से ऐसा किया है। इसमें एक सिपाही की जिम्मेदारी का भाव जागेगा। बीट पुलिस अफसर अपने क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों की सूची बनाएंगे, उन पर नजर रखेंगे। क्षेत्र के हिस्ट्री शीटरों की निगरानी इनका प्रमुख काम होगा। इतना ही नहीं, बीट क्षेत्र में किसी भी वारदात के लिए वो सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। बीट पुलिस अफसर क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिकों का डेटा तैयार करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उनसे लगातार संपर्क में रहेंगे। अगर किसी इलाके में अवैध काम की जानकारी मिली तो पुलिस की विशेष टीम भेजकर वहां कार्रवाई कराई जाएगी। साथ ही इसके लिए संबंधित बीट कांस्टेबल को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो बीटे हैं वो उसका प्रभारी कांस्टेबल्स को बनाया गया है, जो आरक्षक हैं, और हेड कांस्टेबल्स को बनाया गया है। उनको ये अथॉरिटी दी है कि उनके क्षेत्र में जो भी बीट से संबंधित कार्रवाई है पुलिस की, वो लगातार उस से सतत संपर्क में रहेंगे और वो कार्रवाई कराते रहेंगे। जबलपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक उर्फ पहलवान की पुलिस रिमांड खत्म होने पर हनुमानताल पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। पूछताछ में सहयोग न करने का हवाला देकर हनुमानताल पुलिस ने दोबारा रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया और रज्जाक को जेल भेजा। पुलिस ने पिछले दिनों मदार टेकरी निवासी शब्बीर टकला की शिकायत पर अब्दुल रज्जाक और उसके बेटे सरताज समेत अन्य पर हत्या की नीयत से बंधक बनाकर जबरन हस्ताक्षर कराने का मामला दर्ज किया था। रज्जाक को पुलिस ने 27 जनवरी को रिमांड पर लिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी की जिस दिन से रिमांड मिली तब से वो बीमारी का हवाला देकर चुप्पी साधे बैठा है। आरोपी अब्दुल रज्जाक एवं अन्य के विरुद्ध आज आरोपी अब्दुल रज्जाक को रिमांड उपरांत माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। उसकी और पुलिस रिमांड की मांग की गई थी, जो माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त की गई है। पुलिस द्वारा जो भी पूछताछ की जानी थी वो पूछताछ पूर्ण कर ली गई है।
3 थानों का स्ट्रीट शीटर बदमाश सलमान लाला इंदौर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सलमान लाला न सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी गिरफ्तारी के वीडियो डालता था, बल्कि सोशल मीडिया में लोगों में दहशत बनाने के लिए दहशतगर्दी के वीडियो भी बनाकर वायरल करता है। सोशल मीडिया का इस तरह से बदमाश आपराधिक प्रवृत्ति के युवाओं को बढ़ावा देने और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इंदौर पुलिस सोशल मीडिया को लेकर अब सख्ती के मूड में है। शहर में जो भी बदमाश सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके सोशल अकाउंट पर नजर रखी जा रही है। अगर वो कोई भी आपत्तिजनक फोटो वीडियो डालते हैं तो उनके खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी। पिस्टल का प्रदर्शन किया या कुछ दूसरे तरह के हथियारों का प्रदर्शन करके एक अपरिपक्व मानसिकता के युवकों में अपनी एक अघोषित एक भ्रामक धाक जमाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की निगाह में अगर वो बात आ गई तो पुलिस ने उसने बड़े ही गंभीरता से लिया, उसमें दंडात्मक कार्रवाई की। आगर मालवा के सराफा बाजार में लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद कोई कार्रवाई न होने पर सर्व व्यापारी संघ के बैनर तले व्यापारियों ने वाहन रैली निकाली, नारेबाजी कर विरोध प्रकट किया। कलेक्टर ने मीटिंग में होने से व्यापारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके बाद व्यापारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, चेतावनी दी कि अगर चोरों की जल्द गिरफ्तारी न हुई तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। ज्ञापन में चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई। व्यापारी की सुरक्षा हेतु मांगने पर अविलंब शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने, नगर के प्रमुख इलाकों में सीसीटीवी फुटेज लगाने एवं प्रमुख स्थानों पर स्थायी पुलिस चौकी की मांग की गई है। देपालपुर में किराना दुकान चलाने वाली महिला की हत्या के मामले का पर्दाफाश कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदौर ग्रामीण एसपी भगवंत सिंह विरदे ने पत्रकार वार्ता कर लूट और हत्या के मामले का खुलासा किया। शुक्रवार शाम बदमाशों ने शांतिलाल जैन के घर में घुसकर किचन में काम कर रही महिला दाखाबाई से मारपीट कर गहने छीने महिला की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। अलमारी में रखे नकदी और रुपए जेवर लेकर वो भाग गए। आसपास मौजूद सीसीटीवी कैमरे में 2 युवक दिखाई दिए। छानबीन की तो आरोपी पास के गांव हसनाबाद के मिले। एसआईटी टीम गठित करके आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये नकदी इनाम की घोषणा की गई। आईजी ने 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की, जिसके बाद पुलिस ने 3 दिन में आरोपी को धर दबोचा। 2 आरोपियों को हमने अभी गिरफ्तार किया गया है और उनका हम पीआर ले रहे हैं और उनसे जो मसरूका उन्होंने लूटा है वो हम लोग बरामद करेंगे। अपराध जो मेरी माँ के साथ हुआ उसमें यहाँ की देपालपुर की जनता और प्रशासन और पुलिस अधिकारी और सब ने जो सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 692 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद पर काम कर रहे संविदा कर्मियों को इस पद के लिए आयोजित परीक्षा में बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान किया है। इसका विरोध अब शुरू हो चुका है। आज लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सीमित संख्या में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शित कर ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस प्रावधान से हजारों बेरोजगार आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए सीधी भर्ती पदों पर अंतिम अवसर होने के बावजूद उनकी अनदेखी हो रही है। प्रावधान लाया गया है कि जो संविदा चिकित्सक है उनको प्रति वर्ष 3% के हिसाब से अधिकतम 5 वर्ष के लिए 15% तक बोनस अंक दिए जा रहे हैं बेशर्त। तो हम लोग उसी के विरोध में यहाँ पे आए, ज्ञापन देने आए और आज हमारी यही मांग है कि इसको प्रावधान को हटाया जाए और अगर ये नहीं हटाता जाता है तो बच्चे फिर जितने भी छात्र हैं वो लोग उग्र आंदोलन करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। ये बोनस अंक के संबंध में आए थे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद की पूर्ति के संबंध में। हमने इनसे ज्ञापन लिया है अभी और इसको आयोग के समक्ष रखेंगे ज्ञापन को। आयोग जो भी कैंडिडेट के हित में निर्णय लेगा वो सूचित किया जाए। प्रक्रिया है, चलती रहती है, हमारे यहाँ बहुत सारी परीक्षाएं होती रहती है तो समय तो लगता है इन काम में। बाकी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो लड़के हैं उनके हित में ही निर्णय लिया जाए। बैरागढ़ क्षेत्र लड़कियों की बारात निकालने को लेकर पहले से चर्चित रहा है। सोमवार को एक बार फिर एक दुल्हन की धूमधाम से बारात निकली। दुल्हन भावना ने समाज को संदेश दिया कि लड़कियां किसी मायने में लड़कों से कम नहीं। जब लड़के बारात निकाल सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं। दरअसल भावना ने अपनी बारात निकालने के लिए अपने पापा से जिद की, चेतावनी दी कि अगर उसकी बारात नहीं निकलेगी तो शादी नहीं करेगी।
उसके पापा ने उसकी जिद को मानते हुए बैरागढ़ में धूमधाम से बेटी की बारात निकाली। पापा को बोला था कि लड़कों की ही क्यों निकलती है, मुझे अगर मेरी शादी होगी तो लड़कों की निकलवानी है, मतलब लड़की की निकलवानी है, मतलब मेरी बारात निकलनी चाहिए वरना शादी नहीं करूँगी। दमोह जिले के बांसा क्षेत्र में लगातार 6वें दिन लोगों के बीच तेंदुए की दहशत बनी है। एक तरफ लोग भय में जी रहे हैं तो दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि ग्रामीणों से मिलकर के जमकर बयानबाजी करते दिखाई पड़े। पथरिया विधायक रामबाई सिंह ने वन विभाग के अमले से चर्चा करते हुए कहा, आप तेंदुए को पकड़ो, नहीं तो ग्रामीणों के पास सबके यहाँ लाइसेंसी हथियार हैं, कोई भी तेंदुए को मार डालेगा। इस दौरान पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा कि हमें परमिशन दे दो, हम मार डालेंगे, हमने तो डाकुओं को भी मारा है। दोनों नेताओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और चर्चा के विषय बने। IBC 24 इन वायरल वीडियोस की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। अब आप लोग पकड़ नहीं पा रहे तो गांव के लोग मजबूरन उनके पास हैं हथियार भी मारते हैं। सबके पास हथियार है, सबके पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। नहीं हम तो जा कह रहे ना कि आप नहीं कर पा रहे तो परमिशन दो ना, हम निपटा दें, नहीं तो डाकू मारे। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर भोपाल कोटा डिवीजन में ट्रेनों की रफ्तार अब 160 किलोमीटर प्रति घंटे करने की तैयारी है। ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए रेल लाइंस में सामान्य पॉइंट्स की जगह थिक वेब स्विच लगाए जा रहे हैं, जो कि भारतीय ट्रेनों की रफ्तार को बदल देंगे। भारतीय रेलवे के मिशन रफ्तार के तहत साल 2024 तक ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार पार कर जाएगी। इसके लिए रेलवे ट्रैक की इंजीनियरिंग में बड़े बदलाव हो रहे हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे से चारों दिशाओं में संचालित ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाने से भविष्य में ट्रैक पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए रेलवे जोन ने 509 थिक वेब स्विच लगाए हैं। रेलवे का टारगेट सबसे पहले दिल्ली, मुंबई और हावड़ा रूट पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाना है। इसके बाद बीना, भोपाल और इटारसी, मानिकपुर रूट पर ट्रेन हवा से बातें करती नजर आएंगी। थिक वेब स्विच जो है एक नए प्रकार का ट्रैक कंपोनेंट है। तो अब इसको 160 करना है 130 को, जहां 130 हो गया तो इसमें पहले चरण में जो दिल्ली मुंबई राजधानी रूट है, जो नागदा से कोटा, जिसमें पश्चिम मध्य रेल का एरिया नागदा से कोटा रफली 550 किलोमीटर का है ये पोर्शन, तो इसको 160 करने के लिए इस ट्रैक कंपोनेंट को लगाने की जरूरत है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।